Hello and welcome dear students to my channel. So I am Pritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? तो यार हमने ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज की बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर अप कर चुके हैं. इनफैक्ट आज वो दिन है जब हम जीपी पूरा खत्म कर देंगे. ऑलराइट. और जीपी जब खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ पढ़ेंगे कल के लेक्चर में जो आपने क्लास 10 में देखी भी नहीं है. क्या चीज़ है वो है एजीपी. एजीपी मतलब कुछ ऐसा सीरीज होता है वो जिसमें एपी तो होता ही है, साथ साथ जीपी भी होता है. एनीवे अभी उसके बारे में टेंशन मत लो. अभी फिलहाल जीपी पढ़ रहे हैं तो जीपी के बारे में टेंशन लेते हैं क्योंकि जीपी कम बोझ थोड़ी है हमारे ऊपर. ऑलराइट. तो यार उसके पहले तो हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे ना, तो वो हो गए क्या? वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन था वैसे. नहीं कोई नहीं, क्या थे वो क्वेश्चन वो थोड़ा देखते हैं. वैसे कुछ खास टफ भी नहीं था, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपने कर दिया होगा. 5.5 5.55 प्लस 5.555 प्लस डॉट 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 प्लस एन. प्लस एन नहीं है ये एन का मतलब आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ये इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट टर्म एन है. नो, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें टर्म कितने हैं, एन टर्म्स हैं. ऑलराइट. तो इसको करेंगे कैसे? देखो अगर डेसिमल वाला अगर आपको दिखने लगे मतलब पॉइंट वाला, तो इसके लिए भी कुछ अलग मेथड है. वो क्या मेथड है अपने दिमाग में रख लो, एकदम रख लेना दिमाग में. ऑलराइट. तो क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दो. इसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जो होल नंबर हो या फिर रेशनल होल नंबर हो, इंटीजर हो या फिर नेचुरल नंबर, वो अलग कर लो और जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसको अलग कर लो. अब वो कैसे करोगे वो सुनो. जैसे कि मैं 5.5 को क्या मैं 5 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ क्या? और क्या मैं 5.55 को 5 प्लस 0.55 लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो. और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.555. देखो शायद कुछ इस तरीके का बनेगा. अगर आप लिखोगे इसको तो ये 5.5 बनेगा, ये 5.555 बन जाएगा. ऐसे आप करते चलोगे. समझो यहाँ पे. तो मैंने क्या किया, ये नेचुरल नंबर को अलग कर लिया, डेसिमल वाले पोर्शन को मैंने अलग कर लिया. तो इसी तरीके से कुछ आपको पहला वाला स्टेप चलना पड़ेगा. ऑलराइट. अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो हर टर्म में ये फर्स्ट टर्म से आया इतना पोर्शन, और ये जो है वो सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म का मतलब मेरे समझ लो, फर्स्ट टर्म का मतलब समझ लो. मतलब ये फर्स्ट टर्म से आया ना, और ये सेकंड टर्म से आया, और ये थर्ड टर्म से आया है. तो एक काम करो, आपको हर टर्म में दिख रहा होगा कि 555 हर में है. तो एक काम करो 555 जो है वो हर से सब में से निकाल कर लिख लो. वो कब तक जाएगा? वो एन टर्म तक जाएगा. क्लियर है? अब क्या करो, अब एक काम करो आप यहाँ से कि ये जो टर्म आपका बच रहा है ना, ये 0.5 0.55 0.555 उसमें से भी 5 कॉमन ले लो. अगर आपने कॉमन लिया तो देखो बनेगा क्या, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट डॉट डॉट. अभी भी हमें सर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, अभी भी हमें कंफ्यूजन है. तो अब इसको कैसे हैंडल करें वो ध्यान दो थोड़ा. एक काम करो, सबसे अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. ये डेसिमल में है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, 1/10 प्लस 11/100 मतलब 10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट. ऐसे लिख सकते हैं ना. अच्छा, तो अभी भी हमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है, कुछ हमें पता नहीं चल रहा है. तो अब एक काम करो, लेकिन एक चीज हमें पता है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, 5 प्लस 5 प्लस 5 जो था और डॉट 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 करके जा रहा था. हम लोग 5 कॉमन लिए थे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 ऐसे कुछ आ रहा था. फिर हमने अगला स्टेप क्या किया था, 9 से इंटू किया था, 9 से डिवाइड किया था. तो देखो यहाँ जब 1 1 1 1 1 1 ऐसा कुछ दिखेगा तो आपको हमेशा हर केस में ही करना है कि 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है. तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी कुछ ऊपर न्यूमरेटर में वही चीज आपको दिखने लगा. ये सुनो. तो सबसे पहला स्टेप इससे कंपेयर जब हमने किया थोड़ा सा, मतलब इसके बारे में जब सोचा तो एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है. एक काम करते हैं कि इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं.
तो सबसे पहला काम, एक काम करो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो। तो जब करोगे ना तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 9/10 प्लस यहाँ आ जाएगा 99/10 स्क्वायर प्लस 9/10 क्यूबिक प्लस ये कब तक जा रहा है, n तक जा रहा है। अब एक बात ध्यान दो, मैंने लास्ट लेक्चर में फिर क्या किया था, इस 9 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 10-1 लिख सकता हूँ, 99 को 10 स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, 999 को 10 क्यूब -1 लिख सकता हूँ। तो वही चीज सेम काम मैं इसमें भी करूंगा, ध्यान दो 5/9 इंटू 10-1/10। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा, इसको भी लिख दूंगा 10 स्क्वायर -1/10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूबिक -1/10 क्यूबिक प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप एंड टर्म तक जाओगे। तो देखो मैं तो अभी केवल इसको लिख रहा हूँ ना, इसको आप सोच रहे हो भूल गए, भूला नहीं हूँ, ये तो अब तो ये सॉल्व हो चुका है एक तरफ से। ये देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये 5 5 5 5 5 n टाइम्स लिखा हो, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 5n नहीं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ 5n लिख दिया। ऑलराइट, यहाँ पे भी 5n, ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5n यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या सोचोगे वो सोचो। अब उसके बाद से कैलकुलेशन हम यहाँ पे थोड़ा करते हैं, कैसे करोगे इसके बाद का कैलकुलेशन। इसके बाद के कैलकुलेशन में ये जो टर्म आपको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक काम करो, इन सबको अलग अलग कर लो। आप इसको अलग अलग कर सकते हो क्या, कैसे करोगे आप अलग अलग, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि सर हम लोग इस तरीके से, अभी इसको मत लिखो, बाद में लिख लेना, और 5/9 में भी ध्यान मत दो क्योंकि हमारे लिए मुसीबत ये खड़ा कर रहा है। तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे, एक काम करो, उसको थोड़ा अलग अलग लिखोगे जब, तो होगा क्या, उसको जब आप अलग अलग लिखोगे तो होगा क्या, उसको जब आप अलग अलग लिखोगे तो 10/10 -1/10, ये बस अभी इतना टर्म को मैंने लिखा है, देख लो ध्यान से। तो क्या मैं इस टर्म को ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो 10 कॉमन लोगे तो 10-1 लिखा हुआ है, तो ये इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, तो यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10/10 -1/10 लिख सकता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 10/10 कितना होता है, 1 होता है। तो एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दो। अब यही काम जब इसके साथ करोगे तो 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, वो भी 1 हो जाएगा। तो फिर से क्या आएगा, +1 -1/10 स्क्वायर। फिर जब आप प्लस करोगे तो फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे -1/10 क्यूबिक आएगा। तो आप गौर करोगे इस बात को कि ये n टर्म तक होते ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको हर एक टर्म में कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये 1 जो है हर एक टर्म से हमें मिलते जा रहा है, और वो टर्म कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, ये सुनो। तो मैं एक काम करूंगा 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक काम करूंगा, यहाँ प्लस लगाऊंगा, प्लस लगा लो, या फिर एक काम करो, यहाँ देखो -1/10 है, -1/10 स्क्वायर है, -1/10 तो माइनस में आ रहा है। तो एक काम करो, सबसे अच्छा काम कि -1 कॉमन ले लो। तो जब आप -1 कॉमन लोगे तो आएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 1/10 क्यूबिक। क्लियर है क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा n टर्म तक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 1 1 1 1 1 वो n टाइम तक जाता है, और उसका समेशन की मैं बात करता हूं तो लास्ट लेक्चर में और उसके भी पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि उसका समेशन क्या होता है। इसका समेशन n होता है, यस और नो। और ये अब आपको किस में दिख रहा है, ये जीपी में दिख रहा है, ध्यान से देखो। जीपी में कब होता है, जब उसका रेशियो कॉमन हो। तो रेशियो की अगर तुम बात करो तो क्या आएगा, इतना अपॉन इतना, तो 1/10 स्क्वायर अपॉन 1/10। तो इस 10 से एक 10 जब कैंसिल करो तो आएगा कितना, 1/10। तो यहाँ देखो रेशियो की वैल्यू इतनी आ रही है, तो जब इसको इससे डिवाइड करो तब भी 1/10, यानी रेशियो कॉमन मिल रहा है। और a की वैल्यू कितनी है, 1/10 है, यानी कि ये जीपी में है। ऑलराइट, तो मैंने कहां से शुरू किया था, कहां पे ला करके इसको छोड़ दिया। अब इसके बाद आप कैपेबल हो कि इस क्वेश्चन को कर पाओ, क्योंकि यार ये तो अब जीपी में आ गया। जीपी के बाद तो आपको समेशन का फॉर्मूला पता ही होता है या फिर नहीं पता है, वो भी कोई बात नहीं। काम करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए मैं क्या करता हूं वो सुनो।
या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद फिर वहां पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, और एक वैल्यू आपके पास कितना है 1/10 है, और ये n आपने पहले ही लिख दिया, तो अब इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, इसमें ध्यान से देखो जो r की वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, क्योंकि 1/10 है ना। तो इस बार r⁻n-1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, a × 1 - r⁻n/1 - r वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक काम करो, n - Sn की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, या फिर केवल अब इसको इसका समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर माइनस में लिख देंगे। तो एक काम करो, समेशन का कैलकुलेट करो, तो समेशन जब कैलकुलेट करोगे तो होगा क्या, a कितना है 1/10 × 1 - r⁻n, r कितना आ गया 1/10 ⁻n। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/10। ध्यान से देखो, ये तो मैंने समेशन अभी लिख दिया, तो अभी तो मैंने इसका समेशन लिखा ना, ये भी छोड़ा हुआ है और अभी इतना पोर्शन भी छोड़ा हुआ हूं मैं, बाद में इसको कंक्लूड कर लेंगे, मतलब इंक्लूड कर लेंगे। ऑलराइट, तो एक काम करता हूं, मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को थोड़ा सा इरेज करता हूं, ताकि आप लोग का ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर दूं। वैसे तो मैं छोड़ सकता था, बट कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। अब इसके बाद देखो आप करोगे किस तरीके से, अब कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। अब एक काम करो, इस सब टर्म को एक पास लेते चलो, 5n प्लस क्या लिखा हुआ है 5/9, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, ये n भी तो है, तो n माइनस, और ये टर्म इसका समेशन माइनस में कितना आएगा 1/10, 1/10। एक काम करो, उसको यहीं पे सॉल्व कर लो तो बेहतर होगा, वहां पे हम सीधा आंसर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 9 और अपॉन में 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा क्या। तो एक काम करो, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर ना ऊपर फिर से दिक्कत हो जाएगा, फिर कुछ इरेज करना पड़ जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो 1/10 इनटू में 1 - 1/10, और यहाँ पे आ जाएगा होल टू द पावर n अपॉन क्या है भाई 9/10, 9/10। फिर ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा क्या, अगर ये 10 जब ऊपर ले जाओगे आप, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो बच क्या रहा है, केवल ये पोर्शन बच रहा है क्या, कंफ्यूज मत होना। ऑलराइट, तो एक काम करो, अब इस टर्म को डायरेक्टली वहां पे पुट अप कर दो, तो इसको मत लिखो, अभी क्या आ जाएगा, सीधा आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 - 1/10 होल टू द पावर n, ऑलराइट, अपॉन 1 क्या 9 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख दो। अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो किस तरीके से हमने सॉल्व किया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है क्या, काम करता है, देखता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं नीचे, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैसे थोड़ा सा लेंथी था, बट कोई नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए, आप भी वो स्टेप्स मेरे साथ याद कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास डेसिमल में दिया हुआ है तो आप एक काम करो कि उसमें से अगर आप इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर निकाल सकते हो तो बिल्कुल निकाल दो, और अगर निकाल दो तो डेसिमल में भी कुछ आएगा। तो एक काम करना, जो नेचुरल नंबर है उन सबको एक पास लिख लेना, और जो डेसिमल वाले टर्म्स है उन सबको एक पास लिख लेना। फिर उसमें से एक काम करना, आपने क्या किया, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया था, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। फिर पिछला क्वेश्चन याद आता है मुझे कि यहाँ 1 1 1 1 1 1, तो इस केस में मुझे पता है क्या करना होता है, 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, 9 से डिवाइड करना होता है, तो वही मैंने किया। फिर उसके बाद मुझे आंसर भी यहाँ पे दिखने लगा, फिर मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया। यही कुछ 3-4 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है, बाकी तो कैलकुलेशन है आपका। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया और आपने मजा भी आया इसको सॉल्व करने में। ऑलराइट, तो देखो अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब हम लोग एपी को पढ़ रहे थे तो उसमें जैसे उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसका सिग्निफिकेंट ये था कि डिफरेंस कॉमन होता है, ये सब। और जीपी में क्या सिग्निफिकेंट होता है कि यार कॉमन रेशियो जो है वो कॉमन होता है। तो चलो ये तो बेसिक ऐसे ही आपको पता है, तो पता है, बेसिक आपको ऐसे ही पता है तो पता है।
जैसे कि मैंने आपको एपी में जब आपको पढ़ाया था तो मैं आपको ये भी तो बताया था, अगर ए बी सी अगर एपी में है तो मैंने आपको बताया था 2b = a + c होता है, याद है क्या? जीपी में मैंने ऐसा अभी कुछ नहीं बताया, अब बताऊंगा क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं अब कराऊंगा। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन है वो सुनो, क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी, इस फॉर्म में कैसा आता है? अगर मान लो ए बी सी वो क्या है जीपी में है, तो जानते हो किस तरीके का होगा? तो हमें पता है कि किस तरीके का, अगर मान लो जीपी में, तो मैं इसको लिख किस तरीके से सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ b/a = c/b लिख सकता हूँ क्या? तो एक काम करो, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो b² = ac लिख सकते हो क्या? तो एक काम करो, करना आप कुछ नहीं है, ये भी कुछ उसी तरीके का आया था। अगर आप इसको सॉल्व करो तो b - a = c - b आपने किया होगा, अगर ये एपी में है तो। क्लियर है क्या? तो एक काम करो, b को जब आप इधर ले आओगे 2b = a + c, देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बातें हैं। और फिर मैंने इसमें जानता हूं कि इसमें रेशियो जब कॉमन होता है तो मैंने क्या किया, b/a किया, c/b किया, इन दोनों को इक्वेट किया, जब इक्वेट किया तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो जब AP होता है तो ये कंडीशन होता है कि 2b = a + c, और जब GP होता है तो ये कंडीशन होता है b² = ac। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जब मैं आपको बताऊंगा तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे जीपी को, सॉरी जीएम को, ज्योमेट्रिक मीन को। तो एक काम करो, इसे नोट कर लो, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था बट कोई नहीं, बता दिया आज। और देखो आज क्या करना है वो सुनो, एक ऐसा चीज है जो एपी का है लेकिन आपको यूज वो हर जगह होता है। एपी का क्या, वो जीपी का भी है। तो जीपी का जब आप क्वेश्चन करो ना तो वो बहुत ज्यादा यूज होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको बताऊंगा नहीं तो आपकी जिंदगी चलेगी नहीं, बिल्कुल चलेगी। इनफैक्ट जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आप फिर से निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओ, बट फिर भी एज अ वो बहुत बार यूज होता है तो बार बार अब आप उसको निकालो तो ये सफिशिएंट नहीं होता है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं हम लोग इस वैल्यू को याद कर लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं सम ऑफ फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको बोल रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, हमें पता है नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिख लो, ऑल मत लिखो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसको आप लिखोगे कैसे ये समझो, मतलब क्या है इसका? ये तो नेचुरल नंबर है, ये n टर्म्स है इसमें। ऑलराइट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं इसमें गौर करूंगा, यार ये तो एपी में है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 1, चाहे कोई भी टर्म का निकाल लो, और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। यस और नो? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसका समेशन लिखना है। तो समेशन का फॉर्मूला आप जानते हो ना क्या होता है, n/2 × a + l। a क्या है? 1 है ना, और लास्ट टर्म पता नहीं है, तो एक काम करो, ये फॉर्मूला मत लगाओ, आपको एक और फॉर्मूला भी तो बताया था मैंने, n/2 × 2a 2 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू, तो ये आएगा n+1। तो ये वो फॉर्मूला है जब आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन करते हो। इसे याद कर लो, वैसे तो आप निकाल नहीं सकते हो, क्या निकाल सकते हो, बट फिर भी एज अ रिजल्ट इसे याद रखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा ये यूज होता है पूरे मैथमेटिक्स में कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो देखो इसको आप एक काम करो, नोट कर लो, फिर हम लोग और भी बात करते हैं। ये तो ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर था ना, लेकिन अब मुझे बात करना है फर्स्ट मान लो ऑड नेचुरल नंबर की। तो अब आप क्या करोगे, मुझे बात करना है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। n की बात मत करो, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं ये सुनो, इसमें तो आता है 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, डॉट डॉट डॉट। अब बात आती है लास्ट टर्म क्या होगा। आप लास्ट टर्म तो n-1 भी लिख सकते हो, n+1 भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिख सकते हो कि यूं तो n पे डिपेंड करेगा ना। अगर अब इसका यार लास्ट टर्म क्या होगा, अब इसका लास्ट टर्म क्या होगा, अब बता पाओगे क्या? नहीं ना, हम लोग नहीं बता पाएंगे कि यार इसका लास्ट टर्म क्या है।
तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कैसे करते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सुन लो बिल्कुल। और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर लिख लो। n ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है वो समझो। n टर्म्स है ना, ये नहीं पता ना कि लास्ट टर्म क्या है, पता है क्या, नहीं ना। तो लास्ट टर्म इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। an इज इक्वल टू a कितना है 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो डिफरेंस आपका 2 से है, तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n माइनस 1। ये आपका समेशन नहीं आया है, ये भी आपका लास्ट टर्म क्या होगा वो आया है। ठीक है, अब हम समेशन फाइंड करेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l 1 प्लस 2n माइनस 1। जब ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या, तब आपका आता है इसका आंसर Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का समेशन अगर आपको लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, n स्क्वायर जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दो, वही उसका समेशन हो जाता है। लेकिन वो किस केस में, ऑड के केस में। ये सब बताना जरूरी है क्योंकि आप बार बार प्रूव करोगे तो फिर यार बहुत टाइम लग जाएगा और इनफैक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप भी एज अ रिजल्ट इसे याद रख लो। क्लियर है क्या, आप भी इसे एज अ रिजल्ट याद रख लो। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो। अब मैं आपको ऑड नहीं इवन की बात कर रहा हूं। इवन का मतलब क्या हो जाएगा, इवन का मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखो बात आती है लास्ट टाइम क्या हो तो फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फाइंड कैसे करोगे, an इज इक्वल टू a कितना है 2 प्लस कितने टर्म्स है n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना का है 2। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, तो इससे ये कैंसिल, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 2n। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि लास्ट टर्म कितना है 2n है, तो अब मुझे समेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि n बाई 2 इंटू a प्लस l, a कितना है 2 है और लास्ट टर्म कितना है 2n है। तो जब यहाँ से 2 आप कॉमन लोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू n प्लस 1। तो ये हमारा डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एपी में छूट गया था, उसे आज हमने कवर अप कर लिया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आप कर लेते। ऐसा था क्या कि आप नहीं कर पाते, कर लेते ना। तो ठीक है, काम करता हूँ अब मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि अभी हमें और भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है आज। ये तो ठीक है, एज अ बेसिक नॉलेज सारे टीचर्स भी बताते हैं, तो एज अ मेंटर बात करना है जीएम के बारे में। तो जीएम है क्या पहले वो समझो। जीएम आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कि आपने एपी में पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, वैसे ही जीएम को आप बोलते हो क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो ध्यान से समझो, तो एपी में जब एपी अरिथमेटिक मीन निकाले तो आप किस तरीके से निकाल रहे थे। यहाँ पे ए एक नंबर था, यहाँ पे बी एक नंबर था, तो इसके बीच में जो अरिथमेटिक मीन आपको निकालना था उसको आपने किससे डिनोट किया था, कैपिटल ए से ना। तो आप कैसे निकालते थे, आपको पता है कि एपी में है तो आप लिखते थे a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो जब आप तो इसमें क्या करते थे, b माइनस कैपिटल ए, इस टर्म को जब आप इधर लाते थे 2a इज इक्वल टू a प्लस b आ जाता था, और इस a की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते थे तो a प्लस b बाई 2 आ जाता था। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हो जाती थी। तो वैसे ही कुछ इसमें भी तो करो ज्योमेट्रिक मीन। ये तो बात थी एपी की ना, एपी में एएम की, ये है जीपी में जीएम की। तो इसमें आप कैसे करोगे, तो वो ध्यान दो। जीपी का मतलब क्या है, इसमें भी 2 नंबर्स होंगे, इसके बीच में जो आपको जीएम निकालना है तो इसको आप कैपिटल जी से डिनोट करोगे। आपको पता है जीपी में होता क्या है, G अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन G। ये तो हमने पढ़ा है, ये तो रेशियो है ना, तो ये बराबर होता है। तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। जैसे मैंने यहाँ पे A की वैल्यू निकाली थी, वैसे आप यहाँ से G की वैल्यू निकाल लो, रूट AB। यही है ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो ये ज्योमेट्रिक मीन तो आपने निकाला है 2 नंबर के बीच में, लेकिन कितना निकाला है, एक ही तो निकाला है। ये भी जो आपने AM निकाला था वो 2 नंबर के बीच में एक ही AM निकाला था ना। हमने n टर्म्स ऑफ am के बारे में भी बात किया था, तो वैसे ही हम लोग n टर्म्स ऑफ gm के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे वो सुनो। अभी आप इसको फिलहाल नोट करो जल्दी से, फिर काम करता हूं, मैं ऐसे ही रेस करता हूं। इसे भी रेस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें स्पेस ज्यादा लगेगा। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो देखो इसमें होगा कैसे,
इसमें रियलिटी में होगा कैसे, दो नंबर्स हैं, ठीक है, इसके बीच में अगर आपको NAM सिलेक्ट करना है, एक काम करता हूँ हेडिंग डाल देता हूँ, कैसे करेंगे, इंसर्शन ऑफ NGM बिटवीन टू नंबर। तो ये हेडिंग है इंसर्शन ऑफ NGM बिटवीन टू नंबर। ये आपके दो नंबर है, इनके बीच में A1 A2 जो कैपिटल में लिखा है, A1 नहीं G1 से डिनोट करो, क्योंकि आप अब क्या पढ़ रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन ना, तो यहाँ पे लगा दो GN। यहाँ पे आपको NGM का इंसर्ट करना है, निकालना है। तो यानी इतना तो हमें पता है कि इतना टर्म कितना है, n टर्म है, ऑलराइट, और ये A और B भी तो टर्म है, तो इतना टर्म जब n है और ये दो टर्म और हैं, तो टोटल टर्म कितने हैं, n+2 टर्म है, टोटल टर्म कितने हैं, n+2 टर्म, ठीक है। यानी अगर ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म आएगा, तो लास्ट टर्म की मैं अगर बात करूं तो वो क्या है, लास्ट टर्म b है, और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, ये वाला टर्म an+2, ध्यान से देखो, ऑलराइट। तो मैं अब इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं an-1 = b। अब इसके बारे में ये मत पूछना कैसे n-1 आ गया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं जल्दी चल रहा हूं, ऑलराइट। तो एक काम करो, r की वैल्यू आप निकालो, तो b/a होल टू द पावर 1/n-1, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा। तो जब ये आ गया तो उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है यार, इसके बाद कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको a की वैल्यू पता है, ठीक है, और b क्या होता है, b आपको वो गिवन है, a और b तो पता है, ये और ये, n जितने आपको GM निकालने होंगे वो, ऑलराइट। तो ये नोट कर लो, ये आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा। जैसे कि हम लोग AM में बात करते हैं, d की वैल्यू निकाले थे ना उसमें, तो उसमें क्या आया था, b - a/n+1, यानी वो तो AM की बात थी, ये GM की बात है। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर एक और इसमें बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी है, उसे थोड़ा सा हम लोग नोट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, वो समझने की थोड़ी सी प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था कि समेशन ऑफ NAM बिटवीन टू नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट, n टाइम्स ऑफ AM बिटवीन टू नंबर, और वो भी कितना था, जैसे कि मैं आपको बताया था ना, समेशन ऑफ NAM A1 + AN वो किसके बराबर था, सिंगल AM के बराबर था, सिंगल AM के सम के बराबर था, याद है या भूल गए, A1 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या था, A + B था, यहाँ पे A + B था, याद है क्या, ये तो लेकिन AM की बात है ना, याद है, ये क्या था, समेशन ऑफ NAM बिटवीन टू नंबर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ सिंगल AM बिटवीन टू नंबर, ऑलराइट। तो ये तो ठीक है, बात थी AM की, अब हम लोग बात कर रहे हैं GM की। तो इसमें बात आती है, देखो, प्रोडक्ट ऑफ NAM, प्रोडक्ट ऑफ NGM बिटवीन टू नंबर इज nth पावर ऑफ सिंगल GM बिटवीन टू नंबर। स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करो, प्रोडक्ट ऑफ NGM बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में जो NGM होगा उनका प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है ना, उस दो नंबर के जो सिंगल GM होता है उसके nth पावर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि G1 * G2 * G3 ... GN = what, GM अभी मैंने आपको बताया ना, √AB होल टू द पावर n, दिखा क्या ये, दिखा। तो अब इससे बात आती है इसे प्रूफ करने की, अब बात आती है देखो प्रूफ करने की, तो एक काम करेंगे, इसे प्रूफ हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि आज हमने बिल्कुल क्वेश्चन किया ही नहीं। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ऑलराइट। तो इसे बस अभी के लिए नोट कर लो, कल हम लोग इसका प्रूफ देख लेंगे, ठीक है।
तो एक काम करो, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो सुनो थोड़ा। क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एक क्वेश्चन और मैंने जो आपको दिया था वो भी मैं कल डिस्कस कर दूंगा। वैसे तो आज ही डिस्कस करने वाले थे, टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए। A, B, C, D आर इन जीपी। आपको क्या करना है? प्रूव दैट A प्लस बी B प्लस C प्लस D ऑल्सो इन जीपी। किसी ने किया क्या इसका आंसर? तो कैसे करना है वो सुनो, जो गिवन है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं हम लोग। A, B, C, D ये किसमें है? ये जीपी में है, ठीक है। और हमें पता है जीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, A, B, C अगर हमारे पास गिवन होता है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC लिख देते हैं। तीन जीरो तब लिखते हो ना जब तीन टर्म होता हो, यहाँ पे तो 4 टर्म है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन का पेयर ले लो, एक बार ये लोगे एक बार ये लोगे। अब किसी के दिमाग में आएगा सर एक काम करो ये ले लो, तो ये नहीं ले सकते हो क्योंकि ये टर्म जीपी में नहीं आएगा, क्योंकि बी टर्म अगर आपने गायब कर दिया तो वो जीपी में कहाँ है क्या? नहीं ना। आई होप आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये टर्म नहीं कंसीडर हम लोग करेंगे। दो टर्म्स आएंगे, एक A, B, C, एक आएगा A, B, C और एक क्या आएगा B, C, D। ऑलराइट, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ B स्क्वायर इक्वल टू AC और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ C स्क्वायर इक्वल टू BD। तो जो हमसे निकल रहा है उसे हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो चीज जो हम लोग सामने आया है उसे एक काम करो, थोड़ा सा आप साइड में नोट कर लो, फिर उसको सॉल्व करना है। क्या आ रहा है हमारा, इधर आ रहा है हम लोग का क्या, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC और इसके बाद से क्या आ रहा है C स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD। तो चलो ठीक है, इतना तो आ गया। अब कैसे करोगे आप? और आपको प्रूफ ये करना है कि ये जीपी में है, तो एक काम करो, इसे नोट करो, A प्लस बी B प्लस C प्लस D। इसे आपको प्रूफ करना है कि ये किसमें है, जीपी में है। तो मुझे जीपी का नॉर्मल फॉर्मूला मुझे क्या पता है कि हाँ अगर जीपी प्रूफ करना है तो B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू C प्लस D। अगर ये जीपी में होगा तो ये कंडीशन होगा, लेकिन हमें यही तो प्रूफ करना है कि वो जीपी में है। यानी अगर आप इनडायरेक्टली अगर आप इसको इसके बराबर प्रूफ कर दो तो ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि जीपी में है, हो जाएगा ना। आपको इसे जीपी प्रूफ करना है। जीपी का कंडीशन होता ये है, अगर मैंने इसको प्रूफ कर दिया मतलब एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दिया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे बेसिक आइडिया आप ये सुनो, एक काम करो, आप आरएचएस को टेक करो, आप आरएचएस को लो तो जरा। अगर आपने आरएचएस को लिया तो यहाँ पे देखो होगा, जब आपने मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, AC होगा प्लस AD होगा प्लस BC होगा प्लस BD होगा। तो ध्यान से देखो, AC की वैल्यू और BD की वैल्यू ये और ये आपको पता है कितना है, B स्क्वायर प्लस AD प्लस BC प्लस ये क्या है C स्क्वायर, क्या यस। गड़बड़ दिक्कत हमें बस ये दोनों दे रहे हैं, दोनों क्या बस एक दे रहा है, और वो भी अब दिक्कत नहीं देंगे। ध्यान से सुनो, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में क्या बताया था, अगर मैं लिखूं वही चीज A, B, C, D ये किसमें है, जीपी में गिवन है। तो मैंने आपको बताया था इक्विडिस्टेंट वाला एक फॉर्मूला नहीं प्रॉपर्टी। अगर आप इक्विडिस्टेंट से मतलब इधर से अगर आप देखो, ठीक है, इधर से अगर आप देखो तो इधर से अगर आप मान लो सेकंड टर्म अगर आपने उठाया और इधर से देखो तो सेकंड टर्म कौन होगा, C। तो अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया B इंटू सी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के, तो A इंटू डी के बराबर हो जाता था। तो ये होगा ना, तो एक काम करो AD की जगह क्या रख दो, BC रख दो। तो जब रखोगे तो होगा क्या, B स्क्वायर प्लस BC प्लस BC प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो यहाँ 2BC है, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, और ये किसका फॉर्मूला है, B प्लस C का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये हमने RHS चला और LHS ला दिया, यानी यहाँ पे LHS RHS के बराबर हो गया, इसीलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये किसमें है, जीपी में है। ऑलराइट, ये सबसे बेसिक तरीका था कि हाँ करने का। प्रॉपर्टीज का कितना ज्यादा यूज हुआ आपने देखा ही। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस सेशन एंड करते हैं।
ऑलराइट, मजा आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आप प्रॉपर्टीज को भी याद रखो तो इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर सकते हो। इतने आप कैपेबल हो कि अगर आप केवल प्रॉपर्टीज ही आपके दिमाग में रहता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और देखो मैं क्या कह रहा हूं, वो सब क्वेश्चन तो तभी बनेगा जब आप पढ़ लिए रहोगे। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन बता देते हैं जो आपको लास्ट लेक्चर में दिया था मैंने। What is the rational number having? आई होप तो ये किसी से बना नहीं होगा, या फिर बन भी गया होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये टफ था, बट कोई नहीं। आज के बाद से आपका ये टफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है आपको रेशनल नंबर बताना है जिसका डेसिमल एक्सपांशन ये है। ऑलराइट, अच्छा इसका बार का मतलब समझते हो? ये किस पे बार है? 56 पे बार है ना। इसका मतलब ये होता है कि 0.356 56 56 56 ऐसे आप लिखते जाओ। ऑलराइट, समझ गए ना? तो चलो ठीक है, अब करोगे किस तरह? मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कोशिश करो, अगर आपको डेसिमल में है तो इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो। अब आप इसमें रेशनल नंबर की टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, रेशनल तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसी में कुछ दिमाग लगा के ब्रेक करते हैं। तो देखो क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग। तो एक काम करो, पहले इतना टर्म लिखो 0.3, फिर क्या करो, अगर आपने 0.3 लिख दिया है तो ऐसा आप क्या ऐड करो? अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं 0.056, फिर मैं ऐड करूं 0.00056। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? कि देखो यहाँ पे पास हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे पहले मैंने इतना टर्म लिखा। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ ना, मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपने क्या किया? आपने बेसिकली कुछ नहीं किया, 0.36 को इस एक्सपांशन से निकाल दिया। जब आपने निकाला तो उसके बाद बचेगा क्या? यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कैसे करोगे, हाँ जैसे कि यहाँ पे देखो 0.35656 है ना। तो एक काम करो, 0.3 निकाल दो। जब निकालोगे तो 0.3 यहीं से तो निकालोगे, तो होगा कितना? बचेगा कितना? मान लो आपने 0.3 निकाल दिया तो बचेगा 0.056, फिर आएगा कितना? 56, फिर आएगा कितना? 56। चलो ठीक है, तो अब मैंने ये टर्म कैसे लिख दिया? फिर मैंने केवल इसमें से 0.3 को नहीं निकाला, फिर मैंने यहाँ पे और भी गौर किया कि जितना, देखो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जितने पे भी बार रहेगा उतने ही का आप डिफरेंस लेकर के आपको उसके आगे बढ़ना है। क्या मैं कह रहा हूँ ये समझो। जैसे यहाँ पे 2 पे बार लगा हुआ था ना, 2 पे, तो आपने क्या किया? 2 नंबर से सिलेक्ट किया। फिर हमने देखा अरे यार 2 पे ही तो बार है, तो 2 नंबर तो आप सिलेक्ट कर चुके, अब आपको 4 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4 नंबर सिलेक्ट किया, जैसे कि आपने 0.3 निकाल दिया पहले 2 नंबर, अब इसमें से 4 नंबर सिलेक्ट कर लो। फिर इसके बाद 4 नहीं सिलेक्ट कर लो, फिर इसके बाद 6 सिलेक्ट करोगे। तो 6 सिलेक्ट जब करोगे तो उसमें से 0.056 भी तो गायब हो जाएगा। देखो जब इतना टर्म था तो आपने 4 सिलेक्ट कर लिया, मतलब 4 को गायब कर दिया। तो आपने क्या किया? बेसिकली 0.056 को जब आपने गायब किया तो बना क्या यहाँ पे? 0.00056। आपने क्या किया? पहले 2 टर्म को सिलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया? मतलब 2 के डिफरेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ते चल रहे हैं। पहले 2 किया, फिर 4 किया। इस बार का मतलब ये नहीं होता है, बट एज अ आप याद रख सको, कभी तो आपको अगर 3 बार दिया, 3 पे अगर बार दिया तो आप क्या करना? 3 का डिफरेंस लेके चलना। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे तो पहले हमने 2 लिया, फिर हमने 4 लिया, फिर हमने 6 लिया। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलो। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, ऐसे ही होता रहेगा। अब इसके बाद क्या इसमें ट्रिक है वो समझो। अगर आपने इतना समझ लिया तो उसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। तो ध्यान दो, इसके बाद तो ये डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। अब मैं इसको, ये देखो हर टर्म में 56 मतलब 0.00056 तो कॉमन आएगा ही, मतलब
उस सब में 5 6 तो कॉमन दिख रहा है, हमें दिख तो रहा है, हमारी सहूलियत तो हो रहा है कि हाँ चलो 5 6 हमें दिख रहा है, लेकिन इस केस में 0.56 वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करो, इसे बिल्कुल अलग अब रखना, इसको अब बिल्कुल अलग रखो। अब इसमें आपको करना क्या है वो सुनो। एक काम करो, आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 2 3, तो 10 to the power 3 लिख सकते हो, प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, तो इसको आप लिख सकते हो 56 अपॉन 10 to the power 5। अगर वही आता तो यहाँ पे आ जाता 56 अपॉन 10 to the power 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऑलराइट, तो ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है मित्र। तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब एक काम करो, यहाँ से 56 जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा 56, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 10 क्यूबिक प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 7 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। अब इसके बाद होमवर्क है ये आपके लिए, क्योंकि अब इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस आ रहा है वो जीपी में है। जहाँ से देखो अगर आप करोगे तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 अपॉन 1 अपॉन 10 क्यूबिक, जब इसको डिवाइड दोगे तो आएगा कितना 1 अपॉन 10 स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो आ गया, ए की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला लगाना है एंड देन आंसर। और ये इंफिनिटी तक है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर एंड देन ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इससे ये कैसे बनाया समझ में आया ना। तो एक काम करते हैं, इतना शायद आप लोग के लिए हैवी डोज हो जाएगा, इसके बाद मैंने और पढ़ा दिया तो एक काम करता हूँ, ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।